नौवीं कक्षा की विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं बबीता पीजीटी फिजिक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोहासड़ा से। आज की ऑनलाइन क्लास में हमारे चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो आइए आज की ऑनलाइन क्लास में हम सीखेंगे, पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे और एक कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। सबसे पहले तो यहाँ आपको पता होना चाहिए फिजिकल चेंज क्या होता है। यह एक प्रकार का परिवर्तन होता है बेटा, भौतिक परिवर्तन होता है जिसमें केवल पदार्थों के भौतिक गुणों में अंतर आता है। भौतिक गुण का मतलब क्या होता है कि रंग, रूप, रंग में परिवर्तन आ जाए, रूप में परिवर्तन आ जाए, आयतन में परिवर्तन आ जाए, आयतन कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, स्वाद में परिवर्तन आ जाए, किंतु उससे एक नया पदार्थ नहीं बनता। इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे हम लकड़ी को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद रहती तो लकड़ी ही है ना, तो उससे कोई नया पदार्थ नहीं बनता, तो वो एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। तो आइए देखते हैं हमारे ऑप्शन। हमारे पास ऑप्शन ए है साधारण नमक को पानी में घोलना। क्या जब हम साधारण नमक को पानी में घोलते हैं तो हमारे पास कोई नया पदार्थ बन के आता है? नहीं। तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। किसी बर्तन में मक्खन का पिघलना। जब हम किसी बर्तन में मक्खन को पिघलाते हैं तो पिघलने के बाद भी उसके गुणों में परिवर्तन नहीं आता, तो ये भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। जब हम पानी को उबालकर भाप बनाते हैं तो भाप ठंडी होने के बाद दोबारा क्या बन जाती है? पानी बन जाती है। तो यह भी एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। तो इस सवाल का सही आंसर है उपरोक्त सभी। तो हमारे पास साधारण नमक को जब हम पानी में घोलते हैं तो भी भौतिक परिवर्तन है, किसी बर्तन में मक्खन को पिघलाते हैं तो भी भौतिक परिवर्तन है, पानी को उबालकर भाप बनाते हैं तो भी भौतिक परिवर्तन है। तो इसी प्रकार से आप हर पॉइंट को देखकर चलेंगे कि आपके पास प्रश्न में क्या पूछा गया है और आपको जवाब क्या देना है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जब तरल तेजी से घूमता है तो सघन कण नीचे की ओर खींचे जाते हैं और हल्के कण ऊपर रह जाते हैं। इस सिद्धांत का उपयोग किस में किया जाता है? When the liquid is spun rapidly, the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top. This principle is used in। सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास वाष्पीकरण, दूसरा क्रोमेटोग्राफी, तीसरा अपकेंद्रीकरण, चौथा है निस्पंदन। इन चारों प्रोसेस से आप क्या है? फैमिलियर हैं। और ये सवाल हमारे HBSC बोर्ड में 2023 में आया हुआ है। तो चलिए एक बार इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारे पास, देखो आपने यहाँ पर चेंज नोट किया होगा, यहाँ पर पानी है, किसी रोड पर पानी गिरा हुआ है। जब सूर्य की धूप उस पर पड़ती है यानी इसका तापमान बढ़ता है तो धीरे धीरे ये पानी क्या हो जाता है? वाष्पित हो जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। इसी प्रकार से दूसरा हमारे पास है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में मिश्रण के उन घटकों को अलग किया जाता है जो एक ही विलायक में घुलनशील होते हैं, यानी ऐसे विलेय जो एक ही प्रकार विलयन में घुल जाते हैं, उनको अलग करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखो अलग अलग कलर ऊपर की तरफ उठ रहा है, एक ही मिश्रण में से जा रहा है। तो इस प्रकार से हम अलग कर सकते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। इस प्रोसेस की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? शाही में कितने रंग हैं, जैसे ब्लैक रंग की शाही में कितने प्रकार के रंग मिले हुए होते हैं, हम इससे भी देख सकते हैं। तीसरा हमारा प्रोसेस है अपकेंद्रीकरण। ये प्रोसेस आपने सबने अपने घरों में देखा होगा। जब हम क्या करते हैं? मंथन करते हैं। मंथन करना भी एक प्रकार का अपकेंद्रीकरण है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हल्के पदार्थ हैं वो तो ऊपर रह जाते हैं और भारी पदार्थ हैं वो क्या हो जाते हैं? नीचे की तरफ आ जाते हैं। मंथन भी एक ऐसी ही विधि है जिसका प्रयोग हम मक्खन को क्रीम से अलग करने के लिए करते हैं। तो हम इसे मंथन भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं? अपकेंद्रीकरण कह सकते हैं। अपकेंद्रीकरण में क्या होता है बेटा?
अपकेंद्रीकरण में क्या होता है कि जब तरल को हम तेजी से घुमाते हैं तो सघन कण नीचे की ओर चले जाते हैं। सघन का मतलब जो भारी कण है वो नीचे चले जाते हैं और हल्के कण ऊपर रह जाते हैं। तो अपकेंद्रीकरण में भी वही होता है कि हल्के कण ऊपर आ जाते हैं और भारी कण नीचे चले जाते हैं। फिल्ट्रेशन, ये आपके किचन में भी डेली यूज़ किया जाता है। इससे क्या होता है, चाय छानते हैं तो जो ठोस पदार्थ हैं वो क्या हो जाते हैं, ऊपर रह जाते हैं और जो हमारा तरल पदार्थ है वो नीचे आ जाता है। इसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। तो इस सवाल का सही जवाब है अपकेंद्रीकरण। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव दिखाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग शो टिंडल अफेक्ट? आपके पास ऑप्शन है नमक का विलयन, साल्ट सॉल्यूशन, दूध यानी मिल्क, कॉपर सल्फेट विलयन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, स्टार्च विलयन जिसको हम बोलते हैं स्टार्च सॉल्यूशन। तो आपके पास यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे बेटा कि टिंडल अफेक्ट क्या होता है। टिंडल अफेक्ट एक प्रकार का प्रभाव है जिसमें प्रकाश की किरणों का बिखराव हो जाता है। जब वो कमरे में उपस्थित धूल या मिट्टी के कणों से टकराते हैं तो टकराकर हमारी आंखों तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे कण हमारी आंखों तक पहुंचते हैं और अन्य हमें दिखाई दे जाते हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि कोई अंधेरे कमरे में से कोई आपके पास खिड़की है, उसमें से प्रकाश आ रहा है, उसमें छोटे छोटे कण आपको विजिबल हो जाते हैं। उस प्रभाव को क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव बोलते हैं। टिंडल प्रभाव केवल जो कोलॉइडल विलयन है उनमें दिखाई देता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं जिनसे प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। एक होते हैं हमारे पास ट्रू विलयन यानी वास्तविक सॉल्यूशन। ट्रू विलयन होते हैं, इसमें जो कण होते हैं वो विलयन में पूरी तरह से घुले हुए होते हैं, कोई भी कण अवशेष नहीं होता, इसीलिए प्रकाश सीधा निकल जाता है, टकराकर हमारी आंखों तक नहीं पहुंचता। तो इसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो आइए हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। जैसे मिल्क है, मिल्क एक प्रकार का मिक्सचर है, ये कोलॉइडल मिक्सचर है बेटा। इसमें बहुत सारे निलंबन के कण पाए जाते हैं जिनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, जिससे प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसमें बहुत सारे मिनरल मिक्स होते हैं, बहुत सारा सॉल्यूशंस है। मिल्क क्या है? एक प्रकार का मिल्क प्योर नहीं होता, मिल्क निलंबित होता है। स्टार्च विलयन और मिल्क दोनों में ही निलंबन के कण पाए जाते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है या हाइड्रोक्लोरिक अमन का सॉल्यूशन। ये एक प्रकार के क्या होते हैं? ट्रू सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, वास्तविक विलयन भी बोल सकते हैं हमें वो। इनमें निलंबन के कण नहीं पाए जाते, इसीलिए जो कॉपर सल्फेट है वो भी एक प्रकार का ट्रू सॉल्यूशन है। तो इसका सही आंसर आएगा मिल्क और स्टार्च। आप सभी को टिंडल प्रभाव समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में आती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस? आपके पास ऑप्शन है बर्फ, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड। जैसा कि आपको पता है बर्फ क्या है? शुद्ध पदार्थ। सबसे पहले क्या होता है, हमें शुद्ध पदार्थ देखने हैं जो एक ही प्रकृति के होते हैं, एक ही पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस कहते हैं, क्योंकि उनमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती। आइस क्या है? प्योर वाटर से बनी होती है। मिल्क क्या है? मैंने आपको अभी बताया था एक ऐसा सॉल्यूशन होता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। आयरन में भी केवल आयरन के ही कण होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में भी सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के ही तत्व होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में भी इसी प्रकार से सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड के तत्व होते हैं। तो आइए देखते हैं हम किस प्रकार से शुद्ध पदार्थों की श्रेणी को पृथक करेंगे। तो इसके लिए आप देखिए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं बर्फ में पानी, सभी पदार्थ जो है वो क्या है? पानी है। मिल्क आपका क्या है? कोलॉइडल यानी निलंबन जो सॉल्यूशन है। आयरन लोहा एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी, और कॉपर
ऑक्साइड में। तो यहाँ पर दूध को छोड़कर बाकी सभी क्या हैं हमारे पास शुद्ध पदार्थ हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 एंड ऑप्शन 5। आप लोगों को बेटा सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अभ्यास प्रश्न जो कि 2 अंक के आते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मिश्रण एवं यौगिक में 2 अंतर लिखिए। मिश्रण क्या होता है, यौगिक क्या होता है और एक रासायनिक तत्व क्या होता है। मिश्रण को हम क्या बोल देते हैं, मिक्सचर बोल देते हैं। यौगिक को हम क्या बोलते हैं बेटा, कंपाउंड बोलते हैं। और जो रासायनिक तत्व होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट यानी तत्व, रासायनिक तत्व क्या होते हैं, ये उन पदार्थों को कहते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। एक ही प्रकार के जो हमारे परमाणु हैं उनसे बने होते हैं, से मिलकर बनते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आ गया आपके पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो इनको हम एलिमेंट बोलते हैं। क्लोरीन हो गया, किससे मिलके बना है, क्लोरीन प्लस क्लोरीन। नाइट्रोजन है, किससे मिलके बना है, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन। ऑक्सीजन है, किससे मिलके बना है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन। ये क्या होते हैं, हमारे एलिमेंट्स होते हैं। अब बात करेंगे हम मिक्सचर की और कंपाउंड की। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, ये कितने नंबर में पूछा गया क्वेश्चन, 2 नंबर में पूछा गया है। या तो आप इसके 2 पॉइंट तो क्लियरली लिखोगे ही लिखोगे। अगर आपको ज़्यादा पॉइंट याद है तो आप 4 भी लिख सकते हैं। 4 का मतलब क्या है, 1 पॉइंट को हम आधे नंबर का ही मानते हैं। तो अगर 4 लिखोगे तो आपको 2 नंबर सही से मिल जाएंगे और अटेम्पटेशन भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले जो मिक्सचर है, मिक्सचर क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दो। किसी भी अनुपात का मतलब क्या है कि आप कैसे भी मिला दो उनको, थोड़ा मिला दो, ज़्यादा मिला दो। सॉल्यूशन में जब हम जैसे कि पानी में नमक मिलाते तो हम ये थोड़ी करते हैं कि जितना पानी है उतना नमक है, नहीं, बस पानी में हमने नमक मिला दिया। ये एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। परंतु जब हम यौगिक बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक निश्चित अनुपात लेना पड़ता है बेटा। जैसे कि हाइड्रोजन को अगर हम ऑक्सीजन में ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, जल बनता है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है तो हम इसको 2 बनाने के लिए, 2 है यहाँ पर, 2 बनाने के लिए क्या, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 होगी। तो किस अनुपात में मिलाए गए हैं, 2:1 में मिलाए गए हैं। इसीलिए यौगिक क्या होते हैं, यौगिक में जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक बनते हैं, और अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रण बनते हैं। मिश्रण भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, समांगी भी हो सकते हैं और विषमांगी भी हो सकते हैं। समांगी तो जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, समान मतलब भी मिलने के बाद जब हम क्या करते हैं, मिश्रण बनाते हैं तो उसमें विलय के जो पदार्थ, जो कण हैं वो दिखाई नहीं देने चाहिए। जैसे कि पानी में हम चीनी मिला दें, पानी में हम नमक मिला दें तो वो पूर्णतः उसमें घुल जाए। विषमांगी मिश्रण होता है जैसे कि पानी में हम क्या मिला दें, तेल मिला दें। पानी में जब हम तेल मिलाएंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग दिखाई देंगे। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। यौगिक हमेशा किस प्रकृति के होते हैं, समांगी प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं बेटा, समांगी प्रकृति के होते हैं। जबकि मिश्रण क्या हो सकता है, समांगी और विषमांगी दोनों ही हो सकते हैं। इसमें मिश्रण में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, क्योंकि भौतिक गुण में ही तो परिवर्तन आता है। परंतु यौगिक में हमेशा क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन भी कह सकते हैं। तो इसे हम बोर्ड एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 9वीं बोर्ड एग्जाम में बेटा, और ये जो आपके क्वेश्चन आंसर शीट है ये बोर्ड में जाती है, तो बोर्ड भी चेक करता है कि टीचर्स कैसे पढ़ा रहे, कैसे बच्चे अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको ना अच्छे से अटैम्प्ट करना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिख सकते हैं। मिश्रण ऐसे आपको क्या बनानी पड़ेगी, एक टेबल बनानी पड़ेगी। पॉइंट 1 डालेंगे, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलाए जाते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। यहाँ पर क्या है, हमेशा नए यौगिक का निर्माण किया जाता है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है,
इसमें क्या है, स्थायी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था H2+O2, तो फिक्स है कि हमारे पास क्या बनेगा, जल बनेगा। और किस अनुपात में मिलाए जाते हैं, 2:1 में। मिश्रण उसके उसमें उपस्थित घटकों के गुणों को दर्शाता है। ये क्या है, बिल्कुल पूरी तरह से भिन्न पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हमारे पास नया पदार्थ बनता है, तो एक प्रकार से रासायनिक परिवर्तन भी है। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। जैसे हम नमक और पानी को वाष्पीकरण के द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इसमें केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही इनको अलग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर आप 4 पॉइंट लिखते हो तो बेटा आपके 2 के 2 मार्क्स कंप्लीट आ जाएंगे। और अगर आप 2 पॉइंट लिखते हो तो भी, अगर आप 2 पॉइंट भी अच्छे से लिखते हो, उनमें भी आपकी पॉसिबिलिटी रहती है कि टीचर 2 नंबर दे ही देता है। तो जैसे आपको सही लगे, आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से आप मिश्रण और यौगिक में डिफरेंस लिख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों में उदाहरण सहित अंतर बताइए। जैसा कि अब अभी हमने किया ही है, समांगी और विषमांगी मिश्रण में सबसे पहले तो आप ऐसे लाइन लगा लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समांगी मिश्रण और यहाँ पे लिखेंगे विषमांगी मिश्रण। सबसे पहले तो बेटा यही होता है, पेपर अटेम्प्टेशन का तरीका आना चाहिए आपको। इसमें क्या पूछा गया है, उदाहरण सहित, उदाहरण भी बताना। अगर आप उदाहरण नहीं बताओगे आपका ऑटोमेटिक 1 नंबर कट जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि इनका संगठन क्या रहता है, हमेशा एक समान संगठन होता है। इसमें जो कण हैं, विलेय के कण अलग से दिखाई नहीं देते, विषमांगी में दिखाई देते हैं। इसमें संगठन एक समान संगठन नहीं होता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि पानी में अगर हम तेल मिलाते हैं तो वो अलग अलग से दिखाई देते हैं। आप भी पानी प्लस तेल का दिखा सकते हो। समांगी में क्या कर सकते हो, पानी में क्या मिला के दिखा सकते हो, नमक मिला के दिखा सकते हो। पानी में क्या मिला के दिखा सकते हो, चीनी मिला के दिखा सकते हो। ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें जो पृथक्करण की सीमाएं, इनके बीच में क्या नहीं होती, स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं नहीं होती। अलग अलग आपको दिखाई नहीं देगा कि भाई कहाँ पर चीनी है, चीनी कहाँ से शुरू हो रही है और पानी कहाँ से शुरू हो रहा है। जबकि आप तेल और पानी को मिलाते तो आपको बीच में एक सीमा दिखाई देती है। इसमें जो सीमाएं हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं। एग्जाम्पल आपने लिख ही दिया है। एग्जाम्पल आप कर सकते हो। विषमांगी मिश्रण में तेल में जल मिला दिया, नमक में क्या मिला दिया, मिट्टी मिला दी, ठीक है ना। तो चीनी में क्या मिला दिया, नमक मिला दिया। तो अलग अलग से वो दिखाई देता है कि नमक अलग दिखाई दे रहा है, चीनी अलग दिखाई दे रही है। तो इसी प्रकार से हम इसको भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से लिख सकते हैं वो आप देखिए, और अपनी नोटबुक में भी नोट करा करो बेटा ये सारी चीज़ें। एक समांगी मिश्रण वह है जिसकी रचना एक समान होती है। उदाहरण, पानी में चीनी का घोल, पानी में नमक का घोल। आप ऐसे देख सकते हैं, आप पिक्चर भी बना सकते हैं, थोड़ा सा अफेक्टिव लगेगा। दूसरा, एक विषमांगी मिश्रण वह होता है जिसकी रचना एक समान नहीं होती है। जैसे रेत और चीनी का मिश्रण मैंने अभी आपको बताया, पानी में चाका, यहाँ पर आप एक और लिख सकते हो, पानी में तेल का मिश्रण भी लिख सकते हो। ये भी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। इस प्रकार से आप चित्र बना के भी दिखा सकते हो। तो जैसे 2 नंबर का सवाल है तो 1 नंबर में आपका ये आ गया, समांगी आ गया, और 1 नंबर में आपका विषमांगी आ गया। तो आपको 2 के 2 क्वेश्चन, 2 के 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो बेटा आपको, मेरे को लगता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसी आधार पर अब आपको क्वेश्चन खुद सोल्व करने हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3। थैंक यू बेटा।